आप कैसे शेंजिंग वीज़ा ले सकते हैं, आप कैसे यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप शेंजिंग वीज़ा लेके आप यूरोप की 27 कंट्रीज़ में कैसे घूम सकते हैं और शेंजिंग वीज़ा कितने का है, हमने कैसे लिया शेंजिंग वीज़ा और आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं, कौन सा तरीक़ाकार है। अगर आप किसी भी कंट्री से हो, एशिया से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो आपका शेंजिंग वीज़ा है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DAhmed0490। मेरे इस चैनल पर आपको ट्रैवलिंग के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में, मुख्तलिफ़ कंट्रियों का हम विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किसी दूसरी कंट्री का या किसी यूरोपियन कंट्री का, एशियन कंट्री का या किसी अमेरिकन या आप किसी और भी कंट्री का आप कैसे वीज़ा, अमेरिका, कनाडा, कैसे आप वीज़ा इन सब कंट्रीज़ का ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या फ़ीस होती है। इसके मतलब आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं मुझे, आप मुझे मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, तो आपने उस पर जाना है लिंक पर और आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और एक बात और, जो शेंजिंग वीज़े के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे फ़िल करते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक डाल दूँगा। आप जाएँ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि शेंजिंग वीज़ा कैसे हम हासिल कर सकते हैं। शेंजिंग वीज़े के लिए जो फॉर्म है वो हम कैसे डाउनलोड करें और उसको कैसे फ़िल करें, इन सब टॉपिक्स पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमने कैसे शेंजिंग वीज़ा हासिल किया। तो मेरा जो दोस्त है वो करीबी दोस्त, तो मैंने उसका वीज़ा अप्लाई किया था। पहली बार हमने अप्लाई किया तो हमारा रिजेक्शन आ गई, क्योंकि हमने उस वीज़े के अंदर डायरेक्ट पुर्तगाल का जो हमने वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें हमने डायरेक्ट पुर्तगाल का ही अप्लाई किया था। शेंजिंग वीज़े के अंदर हमने शेंजिंग वीज़े के अंदर लिखा था कि हम पुर्तगाल में जाना चाहते हैं, पुर्तगाल से हम इटली जाना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग्स, जो आप समझते हैं यूरोप की ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, तो आपको अगर आपके टाइज मजबूत नहीं होंगे, अगर आपके जो फॉर्म्स हैं, जो आपकी फैमिली टाइज होगी, आपके बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आपको यूरोप आपको कभी वीज़ा नहीं देगा। जो गोरे होते हैं वो हमको बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं, वो हमें जान लेते हैं कि ये क्यों आना चाहता है हमारी कंट्री में। तो उसने जब हमने फॉर्म लिखा तो भेजा तो शेंजिंग वीज़े का, तो उन्होंने हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो हमने वही वीज़ा दोबारा भेजा, तो रिजेक्शन के बाद तो हमारा वीज़ा लग गया। तो जो पहले हमारे वीज़े में हमने गलती किया कि, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कि हमने पुर्तगाल और इटली का लिखा था क्योंकि हम जाना चाहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर तो वो ना हो, हमारा वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इस बुनियाद पर उन्हें लगा कि हम यहाँ से छोड़ के वहाँ पर ही सेटल हो जाएंगे और वहाँ से वापस अपने पाकिस्तान, इंडिया या अपने मलेशिया जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो अभी लगभग एक हफ़्ता हुआ है, तो मेरे एक दोस्त का वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था, उसका शेंजिंग वीज़े का, जिसकी रिजेक्शन अभी हमें मिली थी। हमें 3 माह पहले रिजेक्शन मिली थी, तो उसके बाद हमने फिर अभी ट्राई किया। तो हमने कौन से मुल्क, हमने यूरोप के अंदर 27 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो 27 कंट्रीज़ के में आप घूम सकते हैं। शेंजिंग वीज़े के अंदर 27 कंट्रीज़ आती हैं। और तो आप जो शेंजिंग वीज़े के अंदर 27 कंट्रीज़ आती हैं, तो उन कंट्री में से हमने नीदरलैंड चूज़ किया। तो नीदरलैंड इसलिए चूज़ किया कि वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो इटली और स्पेन और पुर्तगाल के मुकाबले में कम आते हैं, तो जिसका वीज़ा हमें आसानी से मिल जाता है। अक्सर अगर हमारे टाइज कमज़ोर भी हों, तो हमारी जो फ़ाइल है तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो, लेकिन हमें नीदरलैंड का वीज़ा मिल जाता है। तो हमने किया क्या, हमने शेंजिंग वीज़े के लिए जब अप्लाई किया तो हमने नीदरलैंड का अप्लाई किया। तो नीदरलैंड से हमने पुर्तगाल का किया। तो ये नहीं, हमने अपनी जो हमने ट्रैवल प्लान था, हमने जो वहाँ पर लिखा था, जो हमने फाइल जब हमने
सबमिट की थी पुर्तगाल के यूरोप के एक्सचेंजिंग वीज़े के लिए। तो हमने लिखा कि हम नेदरलैंड जाना चाहते हैं, ये एरिया है हमारा। तो इस एरिया में हमने टोटल 7 डेज़ के लिए अप्लाई किया था। आप भी जब चाहें अप्लाई करना हो, अगर आप न्यू हैं, अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप भी कम जितना आपकी ट्रैवल वहाँ पर यूरोप के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अब कम होगा, वो उतना ही अच्छा है। तो हमने 7 डेज़ का ओनली लिखा था। तो हमने लिखा था हम पहले 2 दिन जो है वो नेदरलैंड में रहेंगे, उसके बाद हम पुर्तगाल में जाएंगे। पुर्तगाल में हम 5 डेज़ का जो है 5 डेज़ का स्टे करेंगे। और पुर्तगाल से हम अपनी फ़्लाइट जो हमारी थी लास्ट जो हमारी होटल बुक जो हमारी जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन जब हमने दी थी, तो वो हमने नेदरलैंड में लैंड होते हैं और पुर्तगाल से हम जो हमने फ़्लाइट रिज़र्वेशन वो मलेशिया की दोबारा वापस की थी। तो उन्हें लगे कि यहाँ से ये लड़का यहाँ पर नेदरलैंड में आएगा, घूमने के बाद अपनी फ़्लाइट से पुर्तगाल जाएगा। पुर्तगाल से जब इसका ख़त्म हो जाएगा टाइम, तो ये अपनी पुर्तगाल से ही फ़्लाइट लेकर और अपना मलेशिया में आ जाएगा। तो हमने मलेशिया में था। तो अभी कुछ देर के अभी हमने ट्रैवल प्लान दिया था वो नेक्स्ट मंथ का था। तो अभी 1 वीक पहले हमारा वीज़ा लग चुका है। तो हम मेरा दोस्त वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो आपने जो मेन चीज़ थी वो जो आपने अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो या आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हो, आपने वहाँ पर जो नेदरलैंड की एम्बेसी है, तो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो इस्लामाबाद में है। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली में है। तो नेदरलैंड की एम्बेसी में आपने जाना है। तो जाने के बाद आपने वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो VFX के थ्रू आपने पहले VFX में आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, बुक कर ली। बुक करने के बाद आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने VFX के थ्रू VFX के ऑफिस में जाना है, नेदरलैंड की एम्बेसी से लेने के बाद आपने तो जाना है, जाकर अपना बायोमेट्रिक देना है, अपनी फ़ाइल जमा करानी है VFX के थ्रू। तो जैसे ही आपने लेने के बाद आपने अपॉइंटमेंट अपने फ़ाइल के अंदर आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है एक्सचेंजिंग वीज़े के लिए, वो हम उसके ऊपर बात करते हैं। अभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले बता दूं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप जॉब करते हो तो आपका जॉब लेटर होना चाहिए, जॉब लीव लेटर होना चाहिए। एंड जो अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस के बारे में जो भी आपका बिज़नेस है वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप जब आपने ये कर दिया तो जमा करवाने के बाद इसके बाद आपने होटल बुकिंग करनी है। जिस दिन में रहना है, जिस होटल में रहना है, उस सब की आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो होटल बुकिंग अगर आपने होटल या आपने अपना बुक करनी है होटल बुकिंग, तो आप hotelbooking.com पर चले जाएंगे। तो गूगल में जाकर लिखेंगे तो आपको होटल बुकिंग आप करवा सकते हैं। वहाँ पर आप रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं, जो आपको 15 से 20 यूरो में, 5 यूरो में, 4 यूरो में भी आपकी रिजर्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपने जब वो करवा ली, तो करवाने के बाद आपने अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन भी करवा ली। तो अपनी जैसे भी आपका ट्रैवल प्लान है उसके ऊपर आपने अपनी फ़ाइल भी अपनी टिकट की रिजर्वेशन भी करवा ली। करवाने के बाद अब जो मेन चीज़ है जहाँ पर हमारा अक्सर वीज़ा रिजेक्ट होता है वो यही है कि जो हमारा फैमिली टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम यंग हैं, तो यंग शादीशुदा नहीं हैं, तो अक्सर मोस्टली लड़के ऐसे होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते, जो अपनी ज़िंदगी को पहले सेटल करना चाहते हैं, अपने आप में कुछ बनना चाहते हैं। तो होता ये है कि हमारे फैमिली जो टाइज़ है वो हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जो मेरा दोस्त था, हमने जब उसका अप्लाई किया तो उसकी भी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हमें पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजेक्शन शायद आए, लेकिन नेदरलैंड ने हमारा वीज़ा रिजेक्ट नहीं किया। हमने VFS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और जब बायोमेट्रिक के होने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, जब हमने देखा तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें जब VFX ने हमें दिया तो हमने जाकर VFX ऑफिस से लिया, तो हमने देखा
कि उसके अंदर हमारा जो नीदरलैंड का वीज़ा था, जो शेंजिंग वीज़ा था सॉरी, वो लग चुका था। तो आपको मैंने अभी बता दिया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। उसके अंदर जो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा। और आपका एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा, वो जो यूरोप कंट्रीज़ जो शेंजिंग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, वो है हमारी इंश्योरेंस। हम जब हमने जिस महीने में हमने जाना है, हमने कोशिश करनी है उससे अगला या उससे पिछला और उस महीने के बीच वाले महीने की भी हमारे पास अपने यहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो हमने ट्रैवल इंश्योरेंस कराई। और जो शेंजिंग वीज़े की जो फ़ीस है, वो शेंजिंग वीज़े की फ़ीस है, हमने जो 80 यूरो जमा कराई। तो आप अगर आप यंग है तो आपको 80 यूरो है। अगर आप छोटे बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे 15 साल से या 14 साल से जो नीचे है, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी है 40 यूरो। तो ये किराई, अगर आप बूढ़े भी हो चुके हैं तब भी आपकी 40 यूरो है। अगर यंग हो तो 80 यूरो है। तो जो हमने VFX की फ़ीस जमा कराई वो हमने 21 यूरो जमा करवाई थी। तो इस तरह ये जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आपने इस फ़ीस को उससे कैलकुलेट करना है। तो टोटल मिलाकर जो हमारी पाकिस्तानी फ़ीस बनी थी वो 40,000 के करीब बनी थी। और यहाँ की जो बनी थी, जो मलेशिया के अंदर बनी थी, वो हमारे मिलाकर लगभग 1000 RM के करीब ही बनी थी। तो और जो है, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो 20,000। इसी तरह अब अगर आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हो तो जो टका बनता है बांग्लादेश का, तो वो आप देख सकते हो कि कितना बनता है। आपने यूरो को मल्टीप्लाई करना है आपकी करेंसी के साथ। तो आपको बता दिया कि ये फ़ीस। अगर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त एमा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।